जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में जब भी हम लोग ओटीटी कंटेंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक स्पाई वाली मूवीज़ और दूसरी क्राइम वाली मूवीज़ या फिर स्टोरीज़ वही ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं। मतलब कि कहानियों को इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द बुना जाता है और इन कंटेंट को अच्छे खासे व्यूज़ भी मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दरअसल इसलिए होता है कि ऐसी कहानियाँ आपके और मेरे आसपास कहीं ना कहीं चल ही रही होती हैं। इसी का नतीजा है कि रक्तांचल, मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज़ इतनी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। अभी इस समय पूरे देश में एक कांड का बहुत हल्ला है और वो है अतीक अहमद के गोलीकांड का, जो कि प्रयागराज में हुआ, जिसमें कि उमेश पाल के हत्याकांड की बात सामने आई। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप सोचिए कि खौफ कितना है कि अतीक अहमद की बीवी ने योगी आदित्यनाथ जी, जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनको चिट्ठी लिखी है कि अतीक अहमद की जान को खतरा हो सकता है और साथ ही साथ उनके बच्चों को भी, जबकि उनके बच्चे नामजद हुए हैं इस पूरे हत्याकांड में। अब ये जो एक हत्याकांड हुआ है, ये ऐसा नहीं है कोई सिंपल है, बल्कि इसमें कई सारे ऐसे दांवपेच हैं जो कि एक दो साल पुराने नहीं बल्कि कई साल पुराने हैं। और ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपको उल्टी पुल्टी करती हुई भी नजर आएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो पूरा अतीक अहमद का कार्यकाल चल रहा है, इसमें ये कहानी कब से शुरू हुई, दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ पे कौन से अंजाम पर ले जाकर खड़ी हुई है। ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का स्वरूप आज की डेट में बदल चुका है। किसी और चीज़ के मुकाबले क्राइम थ्रिलर ऑडियंस की पहली पसंद बन गया है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी दर्शकों की इस पसंद को बखूबी समझ चुके हैं और नतीजे के रूप में मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, रत्तांचल जैसी वेब सीरीज हमारे सामने है। कहानियों का जैसा चयन इन वेब सीरीज में होता है, दर्शक अपनी पलकें झपका तक नहीं पाते। रोमांच कुछ इस लेवल का होता है कि दर्शक जब इस वेब सीरीज को देखना शुरू करते हैं तो इसे खत्म करके ही उठता है। अब जबकि जिक्र क्राइम थ्रिलर का हो ही गया है, तो मिर्ज़ापुर, रक्तांचल, पाताल लोक जैसी वेब सीरीज को मिला भी दिया जाए तो ऐसा रोमांच पैदा नहीं होता जो प्रयागराज में पाल कुनबे और अतीक अहमद के बीच चली आ रही इस खूनी लड़ाई के कारण सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी बीते दिनों ही प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद यूपी समेत पूरे देश में गुजरात की जेल में बंद माफिया से नेता बने अतीक अहमद का नाम जोरों पर। जिस तरह उमेश पाल की हत्या की गई, वायरल वीडियो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, जिसमें हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो स्क्रिप्टेड है। बताते चलें कि राजूपाल हत्याकांड की सुनवाई से जब उमेश पाल और उनके दो गनर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन पर हमला हुआ। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले तो बम फेंका और फिर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें उमेश पाल और उनके गनर की गोली लगने से मृत्यु हो गई। इस हत्याकांड का सूत्रधार अतीक अहमद को बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये कहानी सिर्फ अतीक अहमद के इर्द गिर्द घूमती? यदि आपका जवाब हाँ में है तो आप गलत हैं। गैंग्स ऑफ इलाहाबाद की इस कहानी में तमाम कड़ियाँ हैं और इन कड़ियों में अतीक अहमद के बाद अगर कोई सबसे बड़ी कड़ी है तो वो कोई और नहीं बल्कि दिवंगत बसपा विधायक राजूपाल है। आइए जरा समझते हैं कि आखिर आज से 18 साल पहले हुए राजूपाल हत्याकांड में ऐसा क्या क्या है जिस पर आज हर सूरत में बात होनी ही चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजूपाल से। तो देखिए, तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में राजूपाल भी एक जमीन के कारोबारी की तरह काम करते थे। साल 2004 में अतीक अहमद ने अपने दबदबे वाली इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट को खाली किया और खुद फुलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। शहर पश्चिमी की विधानसभा सीट पर उन्होंने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा से टिकट दिलवाया। इसी चुनाव में पाल वोटों को एकजुट करने के लिए बसपा ने राजूपाल पर दांव खेला और उसे बसपा का टिकट दे दिया। राजूपाल ने अशरफ को चुनाव हरा दी। क्योंकि राजू की जीत अतीक के वर्चस्व के लिए चुनौती जैसी थी, तो चंद दिनों के बाद ही मतलब कि 25 जनवरी 2005 को राजूपाल को उनके घर के नज़दीक गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद बारी आती उमेश पाल की। उमेश पाल दरअसल राजूपाल के बचपन के मित्र थे। राजू की हत्या के बाद वो गवाह बने। अतीक अहमद ने उमेश का अपहरण कर उसका बयान बदलवा दिया। इसके बाद 2007 में सूबे में बसपा की सरकार आई, जिसके बाद उमेश पाल को एक बार फिर मौका मिला और उसने अपहरण का मामला दर्ज करवा दी। इसी अपहरण में अपना बयान दर्ज कराने के लिए वो हत्या वाले दिन भी कोर्ट गए थे। बताया जा रहा है कि उमेश ने अतीक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। कई बार की धमकियों के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटा था। उमेश को 2016 के एक मर्डर केस में नामजद भी किया गया था। अतीक गैंग उसे गिरफ्तार भी कराना चाहता था, लेकिन 2017 में अतीक पर सीबीआई ने डेरा डाल दिया, जिसके बाद उमेश को क्लीन चिट मिल गई। उमेश इस दौरान प्रॉपर्टी का काम भी बड़े पैमाने पर कर रहा था। शहर पश्चिम व सिविल लाइंस में उसकी कई प्रॉपर्टी डीलरों से विवाद भी था। इलाहाबाद की राजनीति को समझने वाले लोगों की बातों पर यदि यकीन किया जाए तो जमीन के मामले में उमेश पाल के कई दुश्मन भी थे। इसके बाद बारी आती है पूजा पाल की। पूजा पाल जो कि राजूपाल की पत्नी है। उनकी शादी राजूपाल की हत्या से महज 11 दिन पहले ही हुई थी। ऐसे में बताया जाता है कि पति की हत्या के बाद खुद बसपा सुप्रीमो मायावती पूजा के आंसू पोंछने इलाहाबाद आई थी। तब मायावती ने पूजा पाल को शहर पश्चिम की प्रत्याशी भी घोषित किया था।
पूजा पाल ये चुनाव अशरफ से हार गई। इसके बाद 2007 में चुनाव में वो बसपा के टिकट पर इसी सीट से चुनाव जीती भी। 2012 में भी उन्होंने जीत दर्ज करी। 2017 में उन्हें भाजपा के सिद्धार्थ नाथ ने हरा दिया। इसके बाद वो सपा में शामिल हो गई। ध्यान रहे कि पूजा राजूपाल की हत्या के मामले में गवाह हैं, जिन्होंने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में गवाही भी दी है। पूजा के बारे में रोचक तथ्य ये भी है कि 2019 में उन्होंने हरदोई के ब्रजेश वर्मा से दूसरी शादी करी थी, जिसका खुलासा 2022 के चुनाव में हुआ। अभी पूजा कौशंबी के चायल विधानसभा सीट से सपा की विधायक है। अब बारी आती है आखिर में अतीक अहमद की। देखिए, अतीक अहमद पूर्व सांसद और पूर्व विधायक है। राजूपाल हत्याकांड के अलावा अतीक पर दर्जनों की संख्या में मुकदमे दर्ज है। सबसे अधिक मामले धमकी देने और जमीन पर कब्जा करने के। फिलहाल वो गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। अभी बीते दिनों ही अतीक ने सार्वजनिक मंच से योगी की तारीफ करी थी, जिसके बाद लगने लगा था कि वो भाजपा में एंट्री लेकर जेल से बाहर आना चाहता है, लेकिन भाजपा ने कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं दी। भाजपा के करीब आने के चक्कर में ही 2022 के विधानसभा चुनाव में अतीक की पत्नी ने चुनाव नहीं लड़ा था, जबकि उनकी पत्नी को एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने ही पार्टी में शामिल किया था और टिकट भी दिया था। भाजपा से बात ना बनने पर अतीक ने बसपा से करीबी भी चाहिए। इसी कड़ी में अतीक की पत्नी ने बसपा से संपर्क साधा, जिसके बाद अतीक की पत्नी को बसपा में शामिल किया गया और उनके महापौर प्रत्याशी बनाए जाने की बात होने लगी। अतीक की पत्नी ने चुनाव के लिए लोगों से संपर्क भी साधना शुरू किया था। बसपा भी मुस्लिम वोट बैंक को वापस पाने की जुगत में अतीक के नाम का इस्तेमाल कर रही थी। राजनीति के लिहाज से इलाहाबाद शहर पश्चिम की सीट हमेशा ही अहम रही। इस सीट पर लगभग 85,000 मुस्लिम वोट और 40,000 पाल वोट हैं। कुल वोट 4,50,000 के आसपास है। प्रॉपर्टी का काम शहर पश्चिम में काफ़ी होता है। कौशाम्बी और इलाहाबाद के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में ज़मीन खाली भी पड़ी। प्रयागराज का एयरपोर्ट इस क्षेत्र में बन जाने के बाद इस कारोबार में और तेज़ी आई। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अतीक के गैंग ने अधिकतर प्रॉपर्टी पर अपना दखल दे रखा है, जिससे अक्सर इस क्षेत्र में विवाद पैदा होता रहता है। वहीं बात करें रंगदारी की, तो वर्तमान में रंगदारी खुले तौर पर नहीं चल रही है, लेकिन अतीक के गुर्गे अभी भी रंगदारी के मामले में आगे। पुलिस समय समय पर इन पर शिकंजा कसती रहती है, लेकिन ये मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। बात की जाए पकड़ और दबदबे की, तो अभी भी अतीक के गुर्गों का ही क्षेत्र में दबदबा है। अतीक की पकड़ अभी भी क्षेत्र में बनी हुई है। अतीक को प्रशासन और सरकार ने लाख चोट पहुंचाई हूं, लेकिन प्रयागराज के लोगों का मानना है कि अभी भी 25% संपत्ति भी सरकार जब्त नहीं कर पाई। उमेश पाल का कोई गैंग नहीं था, वो अधिकारियों का करीबी माना जाता था। अधिकारियों को जब अतीक पर शिकंजा कसना होता था तो उमेश से संपर्क करते थे। उमेश गवाही देने से कभी पीछे भी नहीं हटता था, और इसी वजह से उमेश से दूसरे मुस्लिम चेहरे दूरी बनाकर रखते थे कि कहीं उमेश गवाही में उनका नाम भी ना ले ले। इसके अलावा उमेश की भाजपा के नेताओं के साथ पकड़ बनना भी उसे मजबूत बना रही थी। पूजा पाल के सपा में शामिल हो जाने के बाद से उमेश और पूजा की भी दूरी बढ़ गई थी। उमेश भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता बन चुका था और सिद्धार्थ नाथ के बाद शहर पश्चिम से चुनाव लड़ने की योजना में भी था। और उमेश के आलीशान बंगले को देखकर कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी के काम में उसने ज़बरदस्त कमाई भी करी थी। लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि ये जो हत्याकांड हुआ है ये वाकई में काफ़ी भयावह था, और जिस तरह का ये पूरा क्राइम सीन था वो राइट, मतलब लिटरली ऐसा फील होता है उसको देखकर कि ये पूरी स्क्रिप्ट लिख के किया गया काम। अब ऐसे में मिट्टी में मिला दूंगा वाले बयान के बाद में योगी आदित्यनाथ के सामने काफ़ी चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन इन चुनौतियों से बखूबी वो निपट भी रहे हैं और नतीजे सबके सामने आ रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।